नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम मुग़ल साम्राज्य के शासक हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके शासनकाल को दो भागों में हम बांट सकते हैं। 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1540 से 1555-56 ईस्वी। बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। उसकी मां का नाम माहम सुल्ताना था। उसके छोटे भाई कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम से तथा सबसे छोटा हिंदाल दिलदार बेगम से उत्पन्न बाबर की संतान थे। हुमायूं की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था, जिसमें सैनिक शिक्षा प्रमुख थी। पानीपत के प्रथम युद्ध और खानवा के युद्ध में भाग लेने के अतिरिक्त हुमायूं ने अन्य कई स्थानों पर अफ़गानों से संघर्ष करके अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया था। हिसार, फिरोजा, बदख्शां और संभल की अपनी जागीरों की देखभाल करते हुए भी उसने युद्ध और शासन का अनुभव प्राप्त किया। अपनी मृत्यु के अवसर पर बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझा और उसके स्थान पर बाबर के बहनोई तथा बेगम खानजादा के पति मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया। मेहंदी ख्वाजा प्रायः 20 वर्ष से बाबर की सेवा में था, परंतु बाद में अपने जीवन को खतरे में समझकर उसने यह विचार त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन किया। 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हुई और 4 दिन के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बिना किसी विरोध के 23 वर्ष की आयु में हुमायूं मुग़ल सिंहासन पर बैठा। हुमायूं के मुग़ल सिंहासन पर बैठते ही उसे आरंभ से ही विभिन्न कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा। हुमायूं को कुछ कठिनाइयाँ अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई और कुछ उसके संबंधी मिर्ज़ाओं और उसके भाइयों ने खड़ी की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफ़गान शत्रु थे, जो उस समय भी मुग़ल वंश को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। इन कठिनाइयों के साथ साथ हुमायूं का अपना स्वयं का व्यक्तिगत चरित्र भी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। तो आगे हम देखते हैं कि हुमायूं द्वारा कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किस तरीके से किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं 1531 ईस्वी में कालिंजर विजय की। कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। उसकी अफ़गानों के प्रति सहानुभूति थी। अफ़गान हुमायूं के प्रबल शत्रु थे। इस भय से कहीं प्रताप रुद्रदेव और अफ़गान मिलकर उसके लिए समस्या न उत्पन्न कर दें, हुमायूं को कालिंजर पर आक्रमण की आवश्यकता महसूस हुई। यद्यपि कालिंजर का दुर्ग अभेद्य था, किंतु 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। राजपूत वीरता से लड़े किंतु पराजित हुए। इसी समय हुमायूं को सूचना मिली कि महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गान बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अतः हुमायूं कालिंजर के राजा से अपने पक्ष में संधि करके वापस आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध। महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों ने जौनपुर तक अपना अधिकार कर लिया और अवध में शक्ति सुदृढ़ करने लगे। हुमायूं अफ़गानों से निपटने के लिए सेना सहित आगे बढ़ा। दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं व अफ़गानों की सेना में युद्ध हुआ। अफ़गान इस युद्ध में पराजित हुए। शेर खान महमूद लोदी से अलग हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1532 ईस्वी में चुनार का प्रथम घेरा। चुनारगढ़ के किले पर शेर खान ने अपना अधिकार कर लिया था। चूँकि यह किला अत्यंत ही महत्व का था, अतः हुमायूं ने 1532 ईस्वी में किले पर घेरा डाल दिया।
वह 4 माह तक घेरा डाले रहा। उसे अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी कि इसी बीच राजस्थान पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपना दबाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो हुमायूं शेर खान से समझौता करके वापस आगरा आ गया। दोनों के मध्य हुए समझौते में शेर खान ने मुग़ल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 1535-36 ईस्वी में बहादुर शाह से संघर्ष की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया तो हुमायूं के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। अतः बहादुर शाह की शक्ति का दमन करने के लिए वह चल दिया। इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के किले का घेरा डाले हुए था। मालवा प्रदेश में बहादुर शाह व हुमायूं के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं को सफलता मिली। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को विजित किया। यद्यपि हुमायूं की ये विजय महान थी, किंतु स्थायी नहीं रह सकी। इसके बाद हम बात करते हैं 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। जब हुमायूं बहादुर शाह से संघर्षरत था, तब तक शेर खान ने अपनी शक्ति में बहुत अधिक विस्तार कर लिया था। जब हुमायूं शेर खान का दमन करने बंगाल पहुंचा, तब तक शेर खान ने बंगाल को लूट लिया था। बंगाल से वापस लौटती हुई मुग़ल सेना पर शेर खान ने आक्रमण कर दिया। गंगा नदी के तट पर शेर खान और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुग़ल सेना पराजित हुई। हुमायूं अपने प्राणों को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ा। वह डूबने ही वाला था कि एक भिश्ती ने उसे बचा लिया। चौसा के युद्ध में पराजित होने के कारण हुमायूं की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक आघात पहुंचा। 1540 ईस्वी का कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध। यह युद्ध कन्नौज के निकट हुमायूं तथा शेर खान की सेना के मध्य हुआ। 15 मई 1540 ईस्वी को घनघोर वर्षा होने के कारण मुग़ल खेमे में पानी भर गया। 17 मई को मुग़ल सेना हुमायूं के आदेश पर ऊंची भूमि की ओर बढ़ रही थी, तभी अफ़गानों ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मुग़ल सेना अपने तोपखाने का प्रयोग नहीं कर पाई और परास्त हुई। हुमायूं आगरा की तरफ भागा। यहाँ उसने अपने भाइयों से सहायता मांगी, लेकिन उसके भाइयों ने उसे सहायता न देकर धोखा ही दिया। शेर खान हुमायूं का पीछा करता हुआ आगरा आ पहुँचा। अतः हुमायूं यहाँ से भी भाग निकला। शेर खान ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं हुमायूं के पलायन की अथवा हुमायूं का जो निष्कासित जीवन रहा 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक का। हुमायूं शेर खान से परास्त होकर सिंध चला गया। अगले 15 वर्ष हुमायूं के कठिनतम संघर्ष के रहे। उसने सिंध को जीतने का प्रयत्न किया, परंतु असफल हुआ। उसी अवसर पर 1541 ईस्वी में उसने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। उस समय हिंदाल उसका साथ छोड़ गया और उसके पश्चात उसका विश्वास पात्र यादगार मिर्ज़ा भी उसका साथ छोड़ गया। यहाँ उसे जोधपुर के शक्तिशाली शासक मालदेव की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ और हुमायूं उससे मिलने जोधपुर की तरफ चल दिया। बाद में संभवतया शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति और हुमायूं की दुर्बल स्थिति को देखकर मालदेव का विचार बदल गया और हुमायूं उससे बिना मिले ही वापस लौट पड़ा। मार्ग में अमरकोट के राजा वीरसाल ने उसे संरक्षण व सहायता दी। यहीं उसके लड़के अकबर का जन्म हुआ, परंतु हुमायूं वहाँ पर भी नहीं रह सका। उस समय सिंध के शासक शाह हुसैन अरगो ने हुमायूं से छुटकारा पाने हेतु कंधार के लिए मार्ग देने और रसद तथा धन से सहायता देने का आश्वासन दिया। हुमायूं ने उसे स्वीकार कर लिया और कंधार की ओर चल पड़ा।
उस समय कंधार में कामरान की ओर से अस्करी सूबेदार था और कामरान के आदेश से उसने हुमायूं को पकड़ने का प्रयत्न किया। हुमायूं बड़ी कठिनाई से अपने 1 वर्ष के बच्चे अकबर को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग सका। 1544 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शाह तहमास्प के संरक्षण में चला गया। उसी वर्ष इन शर्तों के बाद कि हुमायूं शिया बनेगा, अपने राज्य की सीमाओं में शिया धर्म का प्रचार करेगा और कंधार जीतने के पश्चात उसे ईरान को दे देगा, शाह ने उसे एक सेना की सहायता कंधार जीतने के लिए दी। हुमायूं ने अस्करी और कामरान से कंधार और काबुल जीत लिया। कंधार को जीतकर एक बार ईरानियों के हाथों में दे दिया गया, परंतु शाह के पुत्र की मृत्यु हो जाने के पश्चात हुमायूं ने उसे पुनः अपने अधीन कर लिया। लेकिन काबुल और कंधार को जीतने से हुमायूं की समस्याओं का हल नहीं निकला। यद्यपि हिंदाल और यादगार मिर्ज़ा हुमायूं के साथ आ गए थे और बैरम खान हुमायूं का योग्य वफादार सरदार सिद्ध हुआ था, परंतु कामरान और अस्करी हुमायूं का विरोध करते रहे। 2 बार कामरान ने काबुल पर अधिकार किया। उसने कभी अफ़गानों की सहायता ली, कभी उज़्बेकों की और कभी सिंध के अमीर की, परंतु प्रत्येक बार वह परास्त हुआ और प्रत्येक बार हुमायूं कामरान और अस्करी को माफ़ करता रहा। उसने बहुत बाद में ही उनको दंडित किया। कामरान की आंखें निकाल ली गई और उसे मक्का जाने की आज्ञा दे दी गई, जहां 1557 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार अस्करी को भी कैद से मुक्त कर मक्का जाने की आज्ञा दे दी गई। 1558 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हुई। हिंदाल हुमायूं की तरफ से युद्ध करता हुआ 1551 ईस्वी में मारा जा चुका था। इस प्रकार से 1554 ईस्वी तक हुमायूं अपने भाइयों से छुटकारा पा चुका था और अफ़गानिस्तान को अपनी अधीनता में लेने में सफल हुआ था। उस समय एक बार फिर उसे भारत के खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं के द्वारा भारत पर पुनः अधिकार की 1555-56 की। शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाने के पश्चात अफ़गानों में फूट पड़ गई। जब यह बात हुमायूं को पता लगी तो उसने पुनः भारत विजय की योजना बनाई और शीघ्र ही उसे क्रियान्वित किया। नवंबर 1554 ईस्वी में पेशावर की ओर प्रस्थान किया। 1555 ईस्वी के आरंभ में ही उसने लाहौर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में विजय प्राप्त कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। 22 जून 1555 ईस्वी के सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को परास्त करके अफ़गानों की सत्ता को भारत से सदैव के लिए उखाड़ फेंका। आगे बढ़कर हुमायूं ने जुलाई 1555 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका। जनवरी 1556 ईस्वी में उसकी दीन पनाह की पुस्तकालय से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई। आगे हम बात करते हैं हुमायूं के चरित्र की, हुमायूं के मूल्यांकन की। व्यक्ति की दृष्टि से हुमायूं का चरित्र निर्दोष ही नहीं बल्कि प्रशंसनीय भी था। वह अपने पिता बाबर की भांति ही सुसंस्कृत और शिक्षित था। तुर्की और फ़ारसी साहित्य के अतिरिक्त उसे भूगोल, गणित, ज्योतिष, मुस्लिम धर्मशास्त्र आदि में भी रुचि थी। वह आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही, संबंधी और प्रेमी पति एवं पिता था। वह अपने सैनिकों और सरदारों के प्रति उदार था तथा उनको सफलताओं और असफलताओं में भाग लेता था। उसका व्यवहार सभी के प्रति बहुत स्नेही और सुसंस्कृत था। धर्म में उसकी पूर्ण आस्था थी, परंतु वह धर्मांध
नहीं था। वह ज्योतिष में भी अधिक विश्वास करता था, परंतु हुमायूं में कुछ दुर्बलताएं भी थी जो व्यक्ति और शासक दोनों की दृष्टि से हानिकारक थी। उसने विभिन्न विद्याओं का अध्ययन किया था, परंतु विद्वता वह किसी में भी प्राप्त नहीं कर सका था। भाषा और लेखन शैली में भी उसे विशेष योग्यता प्राप्त नहीं थी। उसकी उदारता और क्षमाशीलता उसके भाइयों, सरदारों और संबंधियों के उद्दंड व्यवहार और विद्रोह का कारण बनी थी। इसी कारण शासक की दृष्टि से हुमायूं असफल हुआ। लेन पूल ने लिखा है कि उसका चरित्र आकर्षक है परंतु प्रभावशाली नहीं। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एक प्रसन्नतावर्धक साथी और एक वफादार मित्र हो सकता था। उसके गुण एक ईसाई की भांति थे और उसका संपूर्ण जीवन एक सज्जन व्यक्ति का जीवन था, लेकिन एक बादशाह की दृष्टि से वह असफल था। इसी तरीके से हुमायूं के लिए मेलिसन ने लिखा है कि बहादुर, प्रसन्नचित्त, हंसमुख, सुखद मित्र, उच्च शिक्षा प्राप्त, उदार और करुणापूर्ण हुमायूं दृढ़ सिद्धांतों के आधार पर एक राजवंश की स्थापना करने में अपने पिता से भी कम योग्य था। हुमायूं की ये दुर्बलताएं ही उसकी असफलता का कारण थी, परंतु फिर भी हुमायूं के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि हुमायूं में अपने पिता की भांति दृढ़ता थी। असफलताओं ने उसे निराश और अकर्मण्य नहीं बनाया। पर्शिया के शाह की प्रारंभिक सहायता मात्र से उसने अपने भाइयों से अफगानिस्तान का राज्य छीन लिया और उसके पश्चात जैसे ही उसे अवसर मिला उसने अफगानों से भारत को पुनः जीत लिया। भारत की पुनर्विजय हुमायूं को भारतीय इतिहास में स्थान प्रदान कर देती हैं, क्योंकि वह पुनः अफगानों की शक्ति को तोड़कर मुगल वंश को दिल्ली में स्थापित कर देती हैं। इस कारण हुमायूं का चरित्र, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, उसकी सफलताएं और असफलताएं सभी कुछ मिला करके हुमायूं के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण बनाती हैं और इसी कारण इतिहासकार हुमायूं को भाग्यहीन हुमायूं कहकर पुकारते हैं। तो आज के इस ई व्याख्यान में हमने हुमायूं के प्रारंभिक जीवन और उसके राज सिंहासन पर बैठने के बाद में उसको प्रारंभ में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं से उसने किस तरीके से संघर्ष किया। धन्यवाद।